हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों एनसीईआरटी क्वेश्चन सीरीज के अंदर हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री के प्रश्नों के विषय में। आज हम जो बात करने वाले हैं वो कक्षा 6 के अध्याय 10 पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के विषय में बात करेंगे। हम देखेंगे कि अध्याय 10 जो कि कक्षा 6 का है उसमें से कौन कौन से प्रश्न जो हैं वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या जीके के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो परीक्षा हमारी यूपीएससी की हो, आरपीएससी की हो, किसी भी स्टेट पीएससी की हो या फिर देखिए अध्यापक भर्ती परीक्षा हो। ये जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो प्रत्येक परीक्षा के लिए एक आधार का काम करती है, हमारी नींव को मजबूत करती है, हमारी समझ को बढ़ाती है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम जो है इसी किताब में से यानी कक्षा 6 का जो अपना 10वां अध्याय है नए साम्राज्य और राज्य, इसमें जो भी प्रश्न बनते हैं उनके विषय में बात करेंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन सीरीज जो आधारित है अध्याय 10 पर, और अध्याय का हमारा नाम है नए साम्राज्य और राज्य। तो दोस्तों इसका जो हमारा पहला प्रश्न है वो है अशोक स्तंभ पर खुदा हुआ एक अभिलेख जिसमें हमें समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है, यह किसके द्वारा रचित किया गया है। दोस्तों ये किसने लिखा है दोस्तों, ये हमें बताना है। अशोक ने, हरिशेन ने, जिनभद्र ने या फिर कालिदास ने। अशोक स्तंभ पर खुदा हुआ एक अभिलेख है जिसमें हमें समुद्रगुप्त के संबंध में जानकारी मिलती है। दोस्तों ये जो प्रश्न है वो आपका 10वें अध्याय से है। अगर आपने 10वां अध्याय पढ़ा है तो इस आपका आंसर आसानी से सही होने वाला है दोस्तों। अगर नहीं भी पढ़ा तो भी क्वेश्चन के हिसाब से आप उसको याद कर लीजिएगा। दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर, तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, हरिशेन के द्वारा लिखी हुई ये प्रशस्ति है। आगे हम बात करें दूसरे प्रश्न के विषय में, तो वो ये हमारा प्रश्न है कि हरिशेन जो है जिसने समुद्रगुप्त के बारे में लिखा, ये हरिशेन किसके दरबार में रहता था दोस्तों। अशोक के दरबार में रहता, चंद्रगुप्त के दरबार में रहता, या फिर समुद्रगुप्त के दरबार में रहता, या फिर विक्रमादित्य के दरबार में रहता था। दोस्तों आपको बताना है हरिशेन जो है वो किसके दरबार में रहता था। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3। अब देखिएगा बड़ी साधारण सी बात थी, जिसके दरबार में रहा हुआ है तभी तो उसके बारे में लिख पाएगा। तो दोस्तों किसके दरबार में रहता है, समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था। प्रशस्ति जो हमारा शब्द है उसका अर्थ क्या होगा दोस्तों, प्रमाण, परीक्षा, लेखा जोखा या फिर प्रशंसा। हमें बताना है कि प्रशस्ति जो शब्द है उसका अर्थ क्या होगा, प्रमाण होगा, परीक्षा होगा, लेखा जोखा होगा या फिर प्रशंसा होगा। दोस्तों सही आंसर हमारा क्या होगा, दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा। अगले प्रश्न की बात करें तो देखिएगा चौथा जो हमारा प्रश्न है समुद्रगुप्त के पिता कौन थे, है ना, जिन्होंने गुप्त वंश के पहले शासक के रूप में भी जाना गया है और जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। दोस्तों हम ऐसा कहते हैं कि समुद्रगुप्त के पिता गुप्त वंश के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। आपको बताना है उनका नाम क्या था, चंद्रगुप्त था, अशोक था, समुद्रगुप्त था या फिर विक्रमादित्य था, क्या नाम था दोस्तों। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, चंद्रगुप्त। अगले प्रश्न की बात करें, 5वां जो हमारा प्रश्न है 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाला विक्रमी संवत को परंपरागत रूप से किस शासक के नाम के साथ में जोड़ा जा सकता है, यानी किसने शुरू किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने, द्वितीय ने, समुद्रगुप्त ने या फिर अशोक ने। विक्रमी जो संवत है उसको प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है दोस्तों, क्या है हमारा सही आंसर। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगले प्रश्न की बात करें तो देखिएगा छठा जो हमारा प्रश्न है, चंद्रगुप्त ने किस पर विजय के प्रतीक के रूप में शक संवत की स्थापना की थी। दोस्तों हमें बताना है चंद्रगुप्त ने किस पर विजय के प्रतीक के रूप में शक संवत की स्थापना की थी। उत्तरी भारत, शकों पर, मलेच्छों पर या फिर यादवों पर। किस पर विजय प्राप्त की जिसके फलस्वरूप जो है शक संवत की स्थापना की थी। दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर, तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, शकों पर विजयों के उपलक्ष्य में माना जाता है। 7वां जो हमारा प्रश्न है, हर्षचरित की रचना किसने की थी। वाग्भट ने की थी, हरिशेन ने की थी, बाणभट्ट ने की थी या फिर जिनभद्र सूरि ने की थी। हमें बताना है हर्षचरित जो है उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, बाणभट्ट के द्वारा की गई थी। हर्षचरित की रचना किसने की थी, बाणभट्ट ने की थी दोस्तों।
अगला जो हमारा प्रश्न है वो है नंबर 8 और 8वां हमारा प्रश्न है हर्षचरित की भाषा कौन सी है, हमें बताना है। हिंदी है, संस्कृत है, प्राकृत है या फिर वैदिक संस्कृत है। दोस्तों कौन सी है हर्षचरित की भाषा? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2 संस्कृत है। संस्कृत में लिखा हुआ जो ग्रंथ है वो है हर्षचरित। अगले प्रश्न की बात करें तो वो है हमारा 9 नंबर प्रश्न, चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? हमें बताना है इनमें से चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी। ऐहोल थी, कांचीपुरम थी, एर्नाकुलम थी या फिर कन्नौज थी। कौन सा है दोस्तों सही आंसर हमारा? चालुक्यों की राजधानी हम इसको किसको कहेंगे दोस्तों? सही आंसर है हमारा वो है नंबर 1 ऐहोल। ऐहोल थी चालुक्यों की राजधानी। अगले प्रश्न की बात करें तो देखिएगा अगला हमारा 10वां प्रश्न है पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम, ऐहोल, कन्नौज या फिर इनमें से कोई नहीं। हमें बताना है पल्लवों की राजधानी कौन सी थी दोस्तों, कौन सा है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1 कांचीपुरम जो थी वो पल्लवों की राजधानी मानी जाती है। अगले प्रश्न की बात करें तो देखिएगा 11वां हमारा प्रश्न है रवि कीर्ति, ये भी एक लेखक थे, कवि थे। ये किसके दरबारी कवि हुआ करते थे? हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर महेंद्र वर्मन। रवि कीर्ति जो है वो किसके दरबारी कवि हुआ करते थे? क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2 पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि ये हुआ करते थे। अगले प्रश्न की बात करें तो देखिएगा 12वां हमारा प्रश्न है महादंड नायक ये क्या हुआ करता था, कौन हुआ करता था? सेनापति होता था, मुख्य न्यायाधिकारी होता था, सर्वोच्च मंत्री होता था जिसे सभी निर्णय लेने के अधिकार थे, या फिर सेना नायक था जो सेना का लेखा जोखा रखने का कार्य किया करता था। महादंड नायक, इस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है दोस्तों। आजकल अगर इतिहास में प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको आधे प्रश्न तो इसी प्रकार के मिलने वाले हैं, उस समय के शासन और प्रशासन से संबंधित जो बातें होती हैं। तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो है नंबर 2 मुख्य न्याय अधिकारी। महादंड नायक कौन होता था? मुख्य न्याय अधिकारी हुआ करता था। अगले प्रश्न की बात करें तो वो है हमारा 13 नंबर प्रश्न, ये पूछ रहा है कुमारामात्य, ये भी एक नाम है और आपको बताना है कि ये क्या हुआ करता था। मंत्री का पद था, राजकुमार होता था, गोद लिया हुआ उत्तराधिकारी होता था या फिर राजा का उत्तराधिकारी हुआ करता था। कुमारामात्य क्या होता था दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, ये एक महत्वपूर्ण मंत्री पद हुआ करता था। अमात्य का जो संबंध है अपने मंत्री से मान करके चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 14 नंबर और वो पूछ रहा है संधि विग्रहिक। संधि विग्रहिक क्या होता था, किसे कहते हैं दोस्तों? कौन था? ये प्रमुख शिल्पकार होता था, युद्ध और शांति के विषयों का मंत्री होता था, संधि करने के लिए विशिष्ट पद होता था, मंत्री पद होता था, या फिर उपयुक्त सभी महत्वपूर्ण दायित्व, ये सारे दायित्व एक साथ निभाने वाला कोई मंत्री हुआ करता था। आपको बताना है कि संधि विग्रहिक जो है वो कौन हुआ करता था। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, ये युद्ध और शांति के विषयों का मंत्री हुआ करता था। अगले प्रश्न की बात करें तो देखिएगा 15वां जो हमारा प्रश्न है पल्लवों के समय ब्राह्मण भूस्वामियों का एक संगठन जिसे कहते थे, यानी जो ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था उसे क्या कहा जाता था पल्लवों के समय? सभा, संघ, कायस्थ या फिर जमींदार। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा वो है नंबर 1, सभा कहते थे। अगले प्रश्न की बात करें तो देखिएगा 16वां जो हमारा प्रश्न है वो है सारथवाह होता था, यानी सारथवाह किसे कहते थे, कौन सा पद होता था? राजा का सारथी होता था, युद्ध के समय अगवाही करने वाले घुड़सवारों का नियंत्रक होता था, या फिर वो व्यापारियों के काफिले का नेता होता था, या फिर मुख्य शिल्पकार होता था। सारथवाह कौन हुआ करता था? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, व्यापारियों के काफिले का नेता हुआ करता था जिसे हम सारथवाह कहते थे। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 17 नंबर प्रश्न और वो पूछ रहा है लिपिकों का जो प्रधान होता था उसे क्या कहते थे? नगर श्रेष्ठी, प्रथम कुलिक कहते थे, कायस्थ कहते थे या फिर लेपिक कहते थे। दोस्तों जो लिपिकों का प्रधान होगा उसे हम क्या कहेंगे? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, उसे हम कहते थे कायस्थ। वो कौन हुआ करता था? वो कायस्थ हुआ करता था दोस्तों। नगर श्रेष्ठी एक प्रकार का बैंकर होता था, ये बैंकिंग का कार्य करता था दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें तो देखिएगा 18वां जो हमारा प्रश्न है वे सेना नायक जिन्हें कोई नियमित वेतन तो नहीं मिलता था
लेकिन भूमि दान मिलता था और वो उस दी गई भूमि से कर वसूल सकते थे और इसी से वो युद्ध के हथियार भी खरीदते थे, अन्य कार्य भी करते थे। तो ऐसे जो सेना नायक थे उन्हें क्या कहते थे, वो क्या कहलाते थे? ठाकुर, सामंत, जमींदार या फिर कुलक, क्या कहलाते थे दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, वो कहलाते थे सामंत। अगले प्रश्न की बात करें तो देखिएगा 19वां जो हमारा प्रश्न है, नगरम। नगरम जो है वो किसका संगठन होता था? सामंतों का, शिल्पकारों का, नगरों का या फिर व्यापारियों का? नगरम जो है वो किसका संगठन हुआ करता था? सामंतों का, शिल्पकारों का, नगरों का या फिर व्यापारियों का? नगरों का किसका होता था? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, व्यापारियों का जो संगठन हुआ करता था वो क्या कहलाता था? वो नगरम कहलाता था दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें तो देखिएगा 20वां जो हमारा प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम काफी प्रसिद्ध रचना है, इसके रचनाकार कौन है? बद्री व्यास है, हरिशेन है, कालिदास है या फिर अश्वघोष है? दोस्तों कौन है अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार? काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछी गई है, आगे भी पूछी जा सकती है। सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, कालिदास। 21वां जो हमारा प्रश्न है, अरब में रहने वाले लोग जिनके घुमक्कड़ कबीले हुआ करते थे और ऊंटों पर आश्रित होते थे उन्हें क्या कहते थे? अरबी, बेदुइन, बदावर या फिर बैरागी? घुमक्कड़ कबीले हुआ करते थे ये और ये ऊंटों पर आश्रित रहते थे, क्या होगा इनका नाम क्या था दोस्तों? तो दोस्तों ये जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2, बेदुइन। 22वें प्रश्न की बात करें, गुप्त वंश की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 1200 वर्ष पहले, 1300 वर्ष पहले या फिर 1600 वर्ष पहले या फिर 1700 वर्ष पहले? आपको बताना है गुप्त वंश की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, 1700 वर्ष पहले शुरुआत हुई थी गुप्त वंश की। अगले प्रश्न की बात करें तो वो है 23वां प्रश्न हमारा, इस्लाम धर्म की शुरुआत मोहम्मद साहब ने की थी, अरब में की थी, लेकिन आपको बताना है कब की थी? 1200 वर्ष पहले, 1300 वर्ष पहले, 1400 वर्ष पहले या फिर 1500 वर्ष पहले? कब की थी दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, कब की थी? 1400 वर्ष पहले की थी। अगले 24वें प्रश्न की बात करें, निम्न में से किसने हर्षवर्धन के बारे में लिखा है? यहाँ आप इसको कर लीजिएगा, हर्षवर्धन के बारे में लिखा है, किसने लिखा है दोस्तों? बाणभट्ट ने, स्वयं त्सांग ने, रवि कीर्ति ने या फिर उपयुक्त सभी ने? क्या होगा दोस्तों सही आंसर हमारा? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, उपयुक्त सभी ने इसके बारे में लिखा है, हर्षवर्धन के बारे में बाणभट्ट, स्वयं त्सांग या फिर रवि कीर्ति हो। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न जो आधारित थे 10वें अध्याय पर, नए साम्राज्य और राज्य से जो भी जुड़े हुए प्रश्न थे उनके विषय में हमने बात की थी। कल हम इस क्लास के लास्ट जो अध्याय है, इमारतें, चित्र और किताबें, उसके विषय में बात करेंगे। इसमें से थोड़े ज़्यादा प्रश्न बनते हैं इसलिए हमें इसका छोटा वीडियो बनाना पड़ा, ये थोड़ा बड़ा रहेगा दोस्तों, इसमें हमारे ज़्यादा प्रश्न हैं दोस्तों। तो दोस्तों कल हम इसी के विषय में बात करेंगे जो हमारा 11वां अध्याय है। आप पढ़ना चाहें तो अध्याय को पहले पढ़ सकते हैं और फिर अपनी जांच कर सकते हैं कि आपको कितना समझ में आया है। दोस्तों अगर आपकी तैयारी की शुरुआत है, आपने अभी साल भर में या बाद में कोई परीक्षा देनी है या फिर आप किसी अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको एनसीईआरटी पढ़नी बहुत ही आवश्यक होती है। अगर कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, आरपीएससी की तैयारी कर रहा है, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है तो उसको एक अच्छी भाषा की आवश्यकता होती है। और एनसीईआरटी बुक्स की जो विशेषता है वो यही है कि ये हमें एक बहुत अच्छी लैंग्वेज देता है, हम बहुत अच्छा लिख पाते हैं इनको पढ़ने के बाद में, तो इसलिए हमें ये किताबें भी पढ़नी चाहिए दोस्तों। अगर संभव हो तो आप इन किताबों को पढ़ सकते हैं, अन्यथा प्रश्न जहां ऑब्जेक्टिव की बात है तो फिर आप इन प्रश्नों को भी पढ़ लेंगे तो आपका काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमने कोशिश की है कि प्रत्येक लाइन में से जो भी हमारा प्रश्न बन सकता है जिसको पूछे जाने की संभावना है दोस्तों, उन सभी प्रश्नों का संकलन हमने कर लिया है और वो आप तक पहुंचा भी दिया गया है दोस्तों। आई होप आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा, ये चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी, ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी होंगे। अगर ये बात सच है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर लेना ताकि वो भी
इस चीज़ का लाभ उठा सकें। और चैनल पे अगर आप आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर अभी तक नहीं किया है तो भी कर लेना, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो आपको यहाँ पर निरंतर आगे भी मिलते रहने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।